पंजाब में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक। 24 घंटे में करीब 4100 नए मामले आए सामने, 186 मरीजों की मौत। हिमाचल में कोरोना के मामलों में आई कमी, 1365 नए केस आए सामने, 44 लोगों की मौत ने बढ़ाई चिंता। और भिवानी में सैकड़ों दलितों ने किया पलायन, दलित युवक पर लगा हत्या का आरोप, तिगड़ाना गांव में दहशत का माहौल। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और इस बुलेटिन का आगाज सबसे पहले बात सुशील कुमार की। सुशील कुमार जो एक हत्याकांड में पुलिस के गिरफ्त में है, अब गैंगस्टर कनेक्शन सुशील कुमार का सामने आया है। बड़ी खबर है, सुशील कुमार के साथ जुड़ी हुई ओलंपियन सुशील कुमार के साथ जुड़ी हुई है बड़ी खबर। गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ एक वीडियो सामने आई है। साल 2019 की यह वीडियो बताई जा रही है। अब यह भी पुलिस का कहना है कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक 4 से 5 साल पुराना सुशील और गैंगस्टर काला जठेड़ी के बीच का याराना है। सुशील पर सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है। सुशील कुमार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और इस वीडियो में जो सामने आया उसमें गैंगस्टर काला जठेड़ी भी नजर आ रहा है, जो पैरोल पर अपने भाई प्रदीप की शादी के लिए जेल से बाहर आया था। वीडियो में जठेड़ी फुल मस्ती करता नजर आया और इस वीडियो में जठेड़ी सुशील कुमार के साथ भी नजर आता है। यह वीडियो साल 2019 का है और पुलिस सूत्रों की माने तो सुशील कुमार और गैंगस्टर काला जठेड़ी के बीच अच्छे संबंध थे। शादी वाले इस वीडियो में कई गैंगस्टर भी अवैध हथियारों के साथ नजर आ रहे हैं। काला जठेड़ी साल 2012 से लेकर 2020 तक जेल में बंद था, लेकिन साल 2020 में पुलिस की हिरासत से वो फरार हो गया। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं दिल्ली से शंकर आनंद। शंकर, जानना चाहेंगे क्या कुछ अब पुलिस, क्योंकि एक तरफ पुलिस कह रही है, एक तरफ तो सुशील कुमार पर एक आरोप जो हत्याकांड का है जिसमें गिरफ्तार किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये नए कनेक्शन सामने आ रहे हैं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं सुशील कुमार की। कुछ नए केसेस, कुछ नए एंगल सामने आ सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, सुशील कुमार का जिस तरह से कनेक्शन कई गैंगस्टर के साथ में जोड़ने का आरोप लगा है, ये मामला काफी गंभीर लग रहा है। और जिस तरह से बकायदा कनेक्शन सामने आया है कि सागर धनखड़ की जो हत्या हुई थी उस वक्त में नीरज बवानिया गैंग के भी कुछ जो गुर्गे जो है वो साथ में थे और सुशील कुमार के साथ में। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सागर धनखड़ की हत्या के वक्त में जो वो गैंगस्टर सुशील कुमार के साथ थे तो वो क्या कर रहे थे? क्या सुशील कुमार को ये जानकारी नहीं थी या जानबूझकर अपने साथ रख रहे थे? तो ये सब जो कनेक्शंस हैं, इस कनेक्शंस की तफ्तीश दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। और जिस तरह से वहां पर कल भी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसे रोहिणी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने गिरफ्तार किया था, तो उन लोग जो सुशील कुमार के साथ में थे वो आरोपी कल गिरफ्तार हुए हैं और वो उसका संबंध जो है सीधा असोड़ा गैंग और नीरज बवानिया गैंग के साथ में कनेक्शन था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सब तमाम जो चीजें हैं, तमाम जो इनपुट आ रहे हैं वो सुशील कुमार के खिलाफ जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो वीडियो की अगर बात करें तो साल 2019 का एक जो वीडियो जिस तरह से सामने आया है, जिसमें कि काला जठेड़ी गैंग के साथ में वो नजर आ रहे हैं। काला जठेड़ी जो उस वक्त में जेल में था, साल 2012 से लेकर साल 2020 तक वो जेल में रहा और जेल से निकलने के बाद जब वो पैरोल पे आता है बाहर और अपने भाई के शादी कार्यक्रम में जिस तरह से बकायदा वो एक वहां पर एक अपनी बाहुबल का प्रयोग दिखाता है और जिस तरह से एक दिखाता है कि किस तरह से उसके लोगों के साथ संपर्क है, तो उस कार्यक्रम में भी सुशील कुमार पहुंचते हैं। जबकि इस मामले में वो चर्चा का केंद्र बना था कि काला जठेड़ी एक गैंगस्टर है, लेकिन उसके भाई के पार्टी में जाना और उस काला जठेड़ी के साथ में कंधे पे हाथ रख करके बात करना, तो कहीं न कहीं साफ तौर पर प्रतीत होता है कि उसके साथ में काफी मजबूत कनेक्शन रहे हैं। तो लिहाजा इस मामले पर आगे भी तफ्तीश दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। जी शुक्रिया शंकर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो दिल्ली पुलिस हर एंगल से अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन 4 से 5 साल अगर संबंध थे इस गैंगस्टर्स के साथ सुशील के, तो फिर इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं? क्या पुलिस और भी कुछ मामलों में जो पूछ पड़ताल कर सकती है और भी कई मामलों में कोई एंगल खोल सकता है? लेकिन फिलहाल
सागर हत्याकांड, इस पूरे मामले में सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस से भागता रहा, अग्रिम जमानत के लिए अदालत भी गया, लेकिन अदालत से राहत नहीं मिली और फिर आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया सुशील। और अब पुलिस सागर हत्याकांड मामले में जांच कर रही है और कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा में फिर 3000 के पार कोरोना के केसेस पहुंच गए हैं। लगातार नीचे आ रहे थे केसेस, लेकिन एक बार फिर से हल्का उछाल जरूर देखने को मिला है केसेस में। कोरोना का पूरा अपडेट हरियाणा का पिछले 24 घंटे का 3138 नए मामले। 25 मई को 2817 मामले आए थे, यानी कि 3000 से नए केसेस का आंकड़ा नीचे आ चुका था। और पिछले 24 घंटे में 106 मरीजों की मौत हुई है। हिसार में सबसे ज्यादा 16 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि जींद में 95 नए केस आए हैं और 14 मरीजों की मौत हुई है। सिरसा में 547 नए केस, 13 मरीजों की मौत। गुरुग्राम में 187 नए केस, 7 मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना के 5476 मरीज डिस्चार्ज भी हुए, यानी कि ठीक भी हुए। तो हरियाणा के अपडेट के बाद अब रुक करते हैं हिमाचल का। हिमाचल में कोरोना का अपडेट पिछले 24 घंटों में क्या है वो भी आपको बताएंगे। हिमाचल में भी कोरोना के केसेस में कमी आई है। पूरे देश में कमी देखने को मिल रही है और हिमाचल में भी है। प्रदेश में कोरोना के 1365 नए केस सामने आए हैं जो रिपोर्ट किए गए और 44 लोगों की मौत की जानकारी है। 24 घंटे में कोरोना के लगभग 2200 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 22,181 पर पहुंच चुकी है। प्रदेश में कोरोना से अब तक 2917 लोगों की मौत हुई है। 3000 के करीब ये आंकड़ा है। और आपको यह भी बता दें कि जो मौत का आंकड़ा दिखा रहे हैं वो कोरोना काल जब से शुरू हुआ, लगभग पिछले 1-1.25 साल से, तब से लेकर अब तक का ये पूरा आंकड़ा है। लेकिन केसेस कम हुए हैं, 1520 से भी नीचे आ गए, लगभग 1000 से थोड़ी सी ऊपर है। तो एक राहत की खबर जरूर है, लेकिन जो डेथ केसेस हैं वो जरूर चिंता को बढ़ा रहे हैं। चलिए रुक करते हैं सीधा शिमला का। हमारे सहयोगी हमारे साथ है रणबीर, पूरी जानकारी देंगे। मौजूदा स्थिति क्या है इस समय कोरोना की हिमाचल प्रदेश में, रणबीर जानना चाहेंगे, क्योंकि केसेस कम हुए हैं। एक बार तो 5000 के करीब पहुंच गए थे केसेस, वो कम होते होते कुछ ही दिनों में 1300-1400 के करीब आ गए हैं। केसेस कम है लेकिन मौत की संख्या कम नहीं है, 50 के आसपास वो अब भी है। कौन से जिले इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित, इस समय क्या कुछ स्थिति है? एक लोग ये भी जानना चाहते होंगे, अगर आपके पास आंकड़ा हो, कि टेस्टिंग कम तो नहीं हुई क्या? टेस्टिंग कम होने की वजह से तो केसेस कम नहीं आ रहे, ऐसा तो नहीं? जी हाँ, ये बहुत बड़ी वजह है गौरव। पिछले कल जो आंकड़ा बेहद कम है, जो 1365 मात्र केसेस आए हैं। हैरानी होगी कि 15,000 से ज्यादा हम सैंपलिंग करते थे हर रोज, वो भी एक लिहाज से जिस तरह का संक्रमण दर जो है लगातार बढ़ रही थी, उस लिहाज से वो 15,000 भी कम थी। पिछले कल जो ये आंकड़े जो नए मामले कम आए हैं, मात्र 8,779 सैंपल ही लिए गए थे। इसके पीछे हवाला ये दिया गया था कि बुध पूर्णिमा थी, छुट्टी थी, इसके चलते जो है सैंपलिंग जो है कम हुई है, इसलिए ये आंकड़ा जो है पिछले कल का थोड़ा कम है। और अगर ये कम है तो ठीक होने वालों की संख्या जो हर रोज करीब करीब 4000 से ऊपर जा रही थी, 3500 से ऊपर जा रही थी, वो एकदम घटकर जो है पिछले कल का जो आंकड़ा है वो 2192 वाले का। जो एक्टिव केसेस है उनमें कमी आई है। अगर हम मौत के आंकड़ों का कंपैरिजन करें तो पिछले कल वो एक ऐसा दिन रहा 15 दिन के बाद कि जहां पर मौतें जो है 50 से कम हुई है, 44 मौतें हुई हैं। इससे पहले जो 60 से ज्यादा मौतें लगातार हिमाचल में रिपोर्ट की गई थी। ये एक थोड़ी सी मामूली सी राहत मानी जा सकती है। जिलों की बात करें, कांगड़ा जिला अब भी जो है सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन एक्टिव केसेस की संख्या वहां पर जो है कम है, 6600 से थोड़ी ही ज्यादा वहां पर जो है एक्टिव केसेस की संख्या। लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वहां पर जो हम तक जानकारी मिली है, अब तक 848 लोगों की मौत सबसे ज्यादा वहां पर हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें अन्य जिलों की, शिमला भी जो है खासा प्रभावित है। शिमला में 2400 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। और इसके अलावा हमीरपुर में भी, हमीरपुर, मंडी, सोलन और ऊना, इनमें जो है संक्रमण काफी ज्यादा देखा गया था। अब धीरे धीरे इन जिलों में भी जो संक्रमण की दर है वो कम होती जा रही है।
अभी जो मृत्यु दर है वो 1.52 के आसपास स्वास्थ्य विभाग ने बताई है जी। और जबकि जो पॉजिटिविटी रेट है वो ये लगातार बताया जा रहा है कि उसमें काफी जो है उसमें जो है काफी गिरावट दर्ज की जा रही है और जो हमारा रिकवरी रेट है वो काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी गौरव। शुक्रिया रणबीर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो केसेस कम हुए हैं और इस बीच टेस्टिंग को लेकर भी सवाल जरूर हैं, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा की छुट्टी का जिक्र कर दिया गया, थोड़ी टेस्टिंग कम हुई है, लेकिन केसेस तो पूरे देश में कम आए हैं पिछले कुछ दिनों में। हम ये देख रहे हैं, चाहे पड़ोसी राज्य हों, पंजाब का जिक्र करें, हरियाणा का जिक्र करें, चंडीगढ़ का जिक्र करें, तो यहां पर भी केसेस लगातार कम हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो कोरोना की वेव एक कहा जा रहा था कि पीक की तरफ बढ़ने के बाद डिक्लाइन की तरफ तो जरूर गई है, कम तो केसेस जरूर हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर हरियाणा के भिवानी से, जहां के तिगड़ाना गांव के सैकड़ों दलितों ने गांव से पलायन कर दिया है। दरअसल मंगलवार को गांव के ही एक स्वर्ण जाति के युवक की हत्या हो गई थी। आरोप दलित युवक पर लगा, जिसके बाद दलित समाज के लोगों में दहशत है और वो गांव खाली करके कहीं दूर चले गए हैं। हालांकि मामले में तनाव बढ़ता देख गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती जरूर कर दी गई। बावजूद इसके दलितों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल जरूर है, शायद इसलिए उनके घरों पर ताले भी लटके हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर रहते हैं जो दलित समुदाय के लोग हैं, और दूसरी तरफ एक स्वर्ण जाति के युवक की हत्या हो जाती है, आरोप दलित युवक पर लगते हैं और दलितों को अब कहीं ना कहीं एक डर भी है, दहशत का माहौल है कि दिक्कत आ सकती है, और इसलिए कहीं ना कहीं वो अपना गांव छोड़कर वहां से चले गए हैं। हालांकि पुलिस वहां पर जरूर तैनात कर दी गई है। नहीं, अब हम गांव में सुबह भी वहाँ 1:30 बजे तक मैं गांव में था। उसका मृतक का दाह संस्कार हुआ, उसके बाद भी हम गांव में ही थे। पूरी में सदर SHO SIS वो सभी गांव में उपस्थित थे और हमारी पूरी फोर्स भी वहाँ पे गांव में है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, कोई प्लान किसी ने भी कोई प्लान नहीं किया, ना ही कोई गाँव छोड़ के गया है। कोई इक्का दुक्का जो मृतक है जिसने मर्डर किया है, उसके आस पड़ोस के 1-2 व्यक्ति इधर उधर गए हैं, रिश्तेदारियों में चले गए थे गांव छोड़ के, बस इतना ही था। ना कोई सामान ले गया, ना कोई 1-2 आदमी इधर उधर गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ हैं जगबीर घनघस भिवानी से। जगबीर, जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या है, स्थिति मौजूदा इस गांव में क्या बनी हुई है? जी गौरव, पूरा मामला जो है 2 युवकों के बीच आपसी लड़ाई झगड़े का था। जब वो खेत में पानी देने गए थे, ये दोनों युवक जो है मालिक और सांझी थे। जैसे ही जो सांझी है उसने जो मालिक था उसकी कसी मारकर खेत में हत्या कर दी। दोनों अलग अलग समुदाय से थे। इस हत्या के बाद जो है पूरे गांव में एक आशंका, एक डर फैल गया कि कहीं न कहीं वो जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको डर फैल गया कि कहीं ना कहीं इस हत्या के बाद सभी को जो है खतरा है। और इसी खतरे के चलते, इसी आशंका के चलते सैकड़ों लोगों ने जो है गांव से पलायन कर लिया। हालांकि जब सूचना मिली तो भारी पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे और दोनों पक्षों के जो लोग बचे हुए थे उनकी एक पंचायत की गई और सभी को आश्वासन दिया गया कि किसी को किसी प्रकार का खतरा नहीं होने दिया जाएगा, सभी की सुरक्षा की जाएगी। इसके साथ ही गांव के 5 सरपंच और जो गणमान्य लोग थे उन्होंने भी आश्वासन दिया कि किसी भी पक्ष की तरफ से एक दूसरे पर किसी प्रकार का कटाक्ष नहीं किया जाएगा, कोई ऐसी बात या ऐसी घटना नहीं की जाएगी कि एक दूसरे को खतरा हो। पुलिस और प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है। गाँव में हालांकि तनाव का माहौल था, लेकिन दोनों समुदाय की पंचायत के बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जल्दी दोनों पक्षों में जो है वो समझौता होगा, गांव में शांति और भाईचारा बनेगा। जिसके बाद जो है पुलिस बल भी तैनात किया गया है, हर तरह की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि किसी प्रकार से शांति या भाईचारा खत्म न करें। जी गौरव। शुक्रिया जगबीर, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से वहां पर पंचायत भी करवाई गई। दोनों समुदायों की, या कहिए कि दोनों पक्ष जिनके बीच कहीं ना कहीं झगड़े की बात की जा रही थी, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं स्थिति जरूर आप कह सकते हैं कि तनावपूर्ण गांव में बनी हुई।
अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा में अब आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ महंगी पड़ेगी, क्योंकि हरियाणा में सार्वजनिक क्षति संपत्ति वसूली बिल को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। अब नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी। हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ होगी सख्ती, तोड़फोड़ करने पर मिलेगी सजा और नुकसान की करनी होगी भरपाई। अब हरियाणा में अगर तोड़फोड़ की या फिर हुड़दंग मचाया तो खैर नहीं, हरियाणा सरकार तोड़फोड़ करने वालों से ही वसूली करेगी और कानूनी कार्यवाही भी होगी, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने एक बिल पास किया है और गवर्नर ने भी इस पर मोहर लगा दी है। और अब ये एक कानून बन गया है जिसमें प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति का नुकसान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। इस कानून पर गृह मंत्री अनिल विज ने संतुष्टि जताई और इसको जरूरी बताया। लेकिन आंदोलन की आड़ में असामाजिक तत्व लोगों की तोड़फोड़ करें, गाड़ियां तोड़ें, बसें तोड़ें, स्टेशन तोड़ें, दफ्तरों को नुकसान पहुंचाएं, तो किसी भी प्रजातंत्र में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ये कानून उसके ऊपर रोक लगाएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, लोकतंत्र में प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन की आड़ में नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नुकसान करने वाले को कानून के मुताबिक सजा भी होगी और भरपाई भी उसी से की जाएगी। कोई भी जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, इस कानून के तहत उसकी भरपाई उसी से करवाई जाएगी। इसके लिए बाकायदा ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। इस कानून को लेकर हरियाणा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, ताकि प्रदर्शनकारी नुकसान करने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि किसी भी नुकसान की भरपाई उन्हीं से की जाएगी। इन मामलों के लिए सरकार की ओर से ट्रिब्यूनल भी बनाए जाएंगे जो अपना फैसला सुनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख होगा। अगली खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार ने न केवल पैदल सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मारी, बल्कि 1.5 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। दिल दहला देने वाली पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल दहला देने वाली वारदात, सड़क पार करते युवक को कार की जबरदस्त टक्कर, दूर तक घसीटती ले गई कार और युवक को मार मौके से फरार हुआ कार सवार। दिल दहला देने वाली ये वारदात फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से सामने आई है, जहां तेज रफ्तार कार ने एक राह चलते युवक को जबरदस्त टक्कर मारी। मामला बल्लभगढ़ के मेन बाजार का है, जहां सड़क पार कर रहे युवक को अंदाजा तक नहीं था कि सड़क पार करने से पहले ही मौत उसका इंतजार कर रही है। जरा गौर से देखिए ये तस्वीरें। युवक सड़क पार कर रहा है कि अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और उसको जबरदस्त टक्कर मारती है। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि इंसानियत तो उस समय शर्मसार हुई जब कार चालक ने उतरकर उस घायल युवक को देखने की बजाय कार भगा ली और उस युवक को भी 1.5 किलोमीटर तक घसीटते हुए अपने साथ ले गया। युवक की मौके पर मौत हो गई और कार चालक फरार हो गया। मृतक युवक के भाई ने बताया कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वे कार का नंबर तक नोट नहीं कर पाए। गाड़ी में से उतर के जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रहे हैं, तुरंत पीछे से एक वैगनर टैक्सी गाड़ी आई, टैक्सी नंबर गाड़ी, और उसने तुरंत टक्कर मार कर घसीटते हुए ले गई कम से कम 1-1.5 किलोमीटर, और उसी समय ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। उधर पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। फिलहाल पीड़ित परिवार के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है और इसकी जांच चल रही है। हम टैक्सी की भी तलाश कर रहे हैं। बता दें कि बेशक प्रशासन ने तेज रफ्तारी करने वालों के खिलाफ कई कड़े नियम बनाए हैं, लेकिन बावजूद उसके उन नियमों का पालन नहीं होता और आए दिन
कई कीमती जानें इस तेज रफ्तार की भेंट चढ़ती है। पुलिस प्रशासन को जरूरत है ये देखने की कि उनके बनाए नियमों का कितना पालन हो रहा है और तेज रफ्तार के साथ जान लेने वाले इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि सड़कों पर मनमानी करने वालों पर काबू पाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कोरोना काल की। कोरोना काल की वजह से बहुत सारे जो रोजगार हैं वो प्रभावित हुए हैं और महामारी की मार फूल उत्पादन पर भी पड़ी है। हिमाचल में फूल उत्पादन का कारोबार तबाह हो चुका है और फूल उत्पादकों को भविष्य की चिंता अब सताने लगी है। कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि गरीब और मजदूर तबका तबाह हो गया। किसान परेशान हैं और फूल उत्पादकों के माथे पर भी शिकन की लकीरें खिंच गई हैं। हिमाचल में हर साल 100 करोड़ का फूल उत्पादन व्यवसाय आज बर्बाद हो चुका है, शिखर से शून्य तक पहुंच गया है। हमीरपुर के बड़सर के पवन कुमार भी फूलों का व्यवसाय करते थे, लेकिन आज अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें सब्जी बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। हमने सोचा भी खत्म ही हो गया कोरोना, पर कोरोना की इसके चक्कर में हमने फिर प्लान लगा दिया। प्लान लगाया हमने कम से कम 3-4 लाख प्लान लगा दिया, कम से कम 10-12 लाख का फूल लगाया, प्लान लगाया। तो ये करीब कम से कम भी ज्यादा नहीं को 25 लाख का 28 लाख का माल है। साल 2013 में उन्होंने बैंक से करोड़ों का लोन लेकर फूलों का व्यवसाय शुरू किया और साल दर साल उन्होंने न सिर्फ मोटा मुनाफा कमाया बल्कि प्रदेश में नाम भी कमाया। लेकिन कोरोना काल में पवन की कमर ही टूट गई। बहुत नुकसान हो रहा है। बैंकों की किस्तें देनी है, कहाँ से देनी है सर? तो हम सोच रहे हैं भाई या सरकार हमें कुछ ना कुछ मदद करे। पहले कम से कम 8-10 साल से काम कर रहे हैं फूल का, जिससे कि 2 साल से तो बड़ी स्थिति खराब हो गई है। सरकार से थोड़ी गुजारिश करते हैं कि कुछ हमारी मदद की जाए। फरवरी में जब कोरोना की रफ्तार थम गई थी तो पवन ने फूलों की खेती पर 28 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन उनकी सारी मेहनत पर कोविड और लॉकडाउन ने पानी फेर दिया और अब वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो फूल खराब हो गया, जो कि बाहर से आता है पौधा बाहर से, और यहाँ लेबर लगा के काम करते हैं। और फिर जो हमने कर्जे लिए हुए हैं बैंकों से, वो भी अभी क्लियर नहीं हुए हैं। बैंक का लोन चुकाना है, कमाई का जरिया खत्म हो रहा है। परिवार का पेट पालने के लिए मजबूरन सब्जियां बेचनी पड़ रही हैं, लेकिन लोन की किश्त कैसे निकाले? फूल के कारोबार से कभी लाखों कमाने वाला आज लाचार नजर आ रहा है। हमीरपुर से जसबीर कुमार, न्यूज़ 18। तो कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन का दौर जारी है और इस बीच जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारी कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ਜਦੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਚੁਣਾਵੀ ਦਾ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਅ, ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਦੇਖੋ ਦਲਿਤ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਮਹਾ ਚਰਚਾ 22 ਦਾ ਡੀ ਫੈਕਟਰ, ਅੱਜ ਦਿਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ਤੇ।